नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ, एक नए टेस्ट के साथ। तो साथियों, आज जो हम टेस्ट लेने जा रहे हैं वो है शब्द शक्ति का टेस्ट। इसमें क्या करवाया जाएगा वह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें हमने ऐसे प्रश्नों को लिया है जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसी प्रकार के प्रश्नों की यह टेस्ट श्रृंखला बनाई गई है। इसमें लगभग 40 प्रश्न हैं और बहुत से उदाहरण लिए गए हैं, क्योंकि हम उदाहरण जो है वहाँ उदाहरण आ जाता है। कोई पद्य में अगर शब्द पद्य का उदाहरण आ जाता है शब्द शक्ति का, तो जब तक हमें उसका अर्थ ज्ञात नहीं होता तब तक हम उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमारे पास एक ही उपाय बचता है कि हमारे पास अधिक से अधिक उदाहरण हो और उनके माध्यम से हम देख सकें कि हमारे पास अगर किसी एक शब्द शक्ति के 10 या 15 उदाहरण है तो उससे संबंधित कितने भी उदाहरण आ जाए हम वैसा देखकर या उनमें तालमेल बिठाकर उसका उत्तर दे सकते हैं। हालांकि कुछ एक उदाहरण हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको। जो शब्द शक्ति की व्याख्या की गई है, थोड़ा संक्षेप में ट्रिक और व्याख्या दोनों प्रकार का मिक्स सा करके आपको पढ़ाया गया है, तो उसमें मैंने बताया है और उसमें मैंने वो प्रश्न भी लिए हैं जो पहले की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें भी उसी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है और प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित बताने का प्रयास किया जाएगा। तो देखते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, प्रश्नों पर आते हैं और वहीं से देखते हैं कि क्या है। मुहावरे व लोकोक्ति का प्रयोग किस शब्द शक्ति में होता है? मुहावरे व लोकोक्ति का प्रयोग। तो ये जो मैंने प्रश्न दे रखे हैं इनका भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत से प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न बनाया जा सकता है संगत असंगत के रूप में। जैसा कि मैं आपको पूर्व में जो पहली अपनी क्लास थी शब्द शक्ति की उसमें बता चुका हूँ। मुहावरे व लोकोक्ति का प्रयोग किस शब्द शक्ति में होता है? ए प्रयोजनवती लक्षणा में, ब गौणी लक्षणा में, स रूढ़ा लक्षणा में, द शुद्ध लक्षणा में। मुहावरे व लोकोक्ति का प्रयोग किस शब्द शक्ति में होता है? प्रयोजनवती लक्षणा में, गौणी लक्षणा में, रूढ़ा लक्षणा में या फिर शुद्ध लक्षणा में। तो किस लक्षणा में होता है? रूढ़ा लक्षणा में। रूढ़ा लक्षणा में मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग जो होता है वो रूढ़ा लक्षणा में होता है। अब रूढ़ा लक्षणा की जो अन्य विशेषताएं हैं वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा व्याख्या के रूप में। क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि इससे संबंधित आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर मैं वो सभी व्याख्याएं आपको यहाँ बता देता हूँ रूढ़ा लक्षणा के बारे में या रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण बता देता हूँ तो समस्या रहती है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को आगे जैसे ही प्रश्न आएंगे तो फिर मैं इनको विस्तार से आपको बता दूंगा। राजस्थान वीर है, जैसे अभी मैं कह रहा था कि फिर भी मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, ऐसा कहने वाला था मैं। अगर मैं वास्तव में उदाहरण बता देता तो गड़बड़ हो जाती। कैसे? राजस्थान वीर है वाक्य में शब्द शक्ति है। राजस्थान वीर है वाक्य में शब्द शक्ति है। रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, शुद्ध लक्षणा या फिर गौणी लक्षणा। तो कौन सा है? राजस्थान वीर है में रूढ़ा लक्षणा है। कैसे है रूढ़ा लक्षणा वह भी आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान वीर है। राजस्थान वीर है। राजस्थान वीर है तो यह क्या है? एक प्रकार से रूढ़ी है। ठीक है। हम जो शब्द शक्ति है उसके 3 भेद है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में हम क्या है? साधारण अर्थ ज्ञात करते हैं, जिसमें वाच्यार्थ को ज्ञात करते हैं, जिसे हम कहते हैं मुख्यार्थ को ज्ञात करते हैं, अभिध्यार्थ को ज्ञात करते हैं। लेकिन जो लक्षणा शब्द शक्ति रहती है उसमें हम वाच्यार्थ को छोड़कर उससे संबंधित दूसरा अर्थ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ क्या है? वाच्यार्थ नहीं है। अगर यहाँ होता कि संजय वीर है तो यहाँ क्या रहता? वाच्यार्थ रहता कि संजय वीर है, मतलब साधारण अर्थ है कि संजय वीर है। लेकिन यहाँ क्या? राजस्थान वीर है। तो राजस्थान क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र है। राजस्थान क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र है। तो वो वीर कैसे हो सकता है? तो राजस्थान के रहने वाले लोग वीर है, या राजस्थान के लोग जो हैं या राजस्थान के निवासी जो हैं वो वीर होते हैं। तो यह क्या? एक रूढ़ी है। प्राचीन समय से यही बात चली आ रही है कि राजस्थान के वीर जो है वो, राजस्थान के लोग जो है वो योद्धा होते हैं या वीर होते हैं। तो ये रूढ़ी के कारण हम यहाँ क्या रहेगी? रूढ़ा लक्षणा रहेगी। कौन सी रहेगी? रूढ़ा लक्षणा। 2 बातें होगी। एक तो इस प्रकार के जो रूढ़ी से चले आ रहे हैं वो रहते हैं, इसके अलावा लोकोक्ति और जो मुहावरे रहते हैं वो रूढ़ा लक्षणा में रहते हैं। ठीक है। ये इस तरह से अपने पास क्या रहेगा? रूढ़ा लक्षणा रहेगा। रूढ़ा लक्षणा। ठीक है।
फिर देखते हैं हाथ पैर बचाकर काम करो, वाक्य में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। हाथ पैर बचाकर काम करो वाक्य में शब्द शक्ति है लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, स्वरूपा लक्षणा या साध्य वसाना। लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, स्वरूपा लक्षणा या साध्य वसाना। तो कौन सी शब्द शक्ति है? हाथ पैर बचाकर काम करो। हाथ पैर बचाकर काम करो उपादान लक्षणा। कौन सी है? उपादान लक्षणा है। अब ये उपादान लक्षणा क्या है तो थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि शब्द शक्ति जो होती है लक्षणा, लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद होते हैं? प्रमुख जो मुख्य भेद माने जाते हैं वो माने जाते हैं दो, रूढ़ा और प्रयोजनवती। दो भेद मुख्य कौन से माने जाते हैं? रूढ़ा और प्रयोजनवती माने जाते हैं। रूढ़ा का कोई भेद नहीं होता और जो प्रयोजनवती है उसके दो भेद होते हैं। कौन सी? गौणी और दूसरा भेद है शुद्धा। गौणी और शुद्धा। गौणी के भी आगे दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गौणी के दो भेद होते हैं, सारोपा और साध्य वसाना। गौणी के भी आगे दो भेद होते हैं, सारोपा और साध्य वसाना। और शुद्धा के भी आगे दो भेद होते हैं, उपादान और लक्षण लक्षणा। अब क्या रहता है कि गौणी में तो सादृश्य संबंध रहता है। गौणी में क्या रहता है? गौणी जो होती है उसमें सादृश्य, जो भी चीज होती है हम जो लक्षण ग्रहण करते हैं वो सादृश्य हमारे सामने होता है, उसको देखकर हम लक्षण ग्रहण करते हैं। हम कहें कि रमेश हाथी है तो रमेश हाथी है, इसका मतलब ये है कि रमेश हाथी की तरह, हाथी कहते हैं हमें सामने हाथी का चित्र आ जाएगा, अर्थात रमेश जो है वो हाथी की तरह मोटा तकड़ा या विशाल का शरीर का धनी है। तो इस तरह से सादृश्य संबंध रहता है। और जो शुद्धा होती है उसमें सामीप्य संबंध रहता है। सामीप्य का मतलब होता है कि समीप, उसके समीप कोई चीज होगी। जैसे मान लो गंगा पर घर है, गंगा पर घर है मतलब गंगा नदी के किनारे घर है या गंगा के पास घर है, गंगा नदी के पास घर है, तो सामीप्य संबंध रहता है। इसी का एक उदाहरण दिया जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। अब इसमें गौणी के भी दो भेद होते हैं, सारोपा। सारोपा में क्या होता है? उपमेय और उपमान दोनों रहते हैं और साध्य वसाना में केवल उपमान रहता है। जैसे उपमेय उपमान में हमने कहा कि मुख चंद्र या चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में मुख क्या है? उपमेय आ गया और चंद्र क्या आ गया? उपमान आ गया, दोनों आ गए। उसी तरह से जो साध्य वसाना है उसमें क्या कहेंगे? केवल चंद्रमा का ही करेंगे कि जैसे चंद्रमा हंस रहा है। चंद्रमा हंस रहा है कहने से तात्पर्य है कि या तो नायिका हंस रही है या नायिका का जो मुंह है वो हंस रहा है, या तो इस तरह से क्या रहेगा कि केवल उपमान का प्रयोग होगा, उपमेय का प्रयोग नहीं होता। किसमें? साध्य वसाना। अब आती है शुद्ध लक्षणा। शुद्ध लक्षणा के दो भेद होते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान में क्या रहता है? मुख्यार्थ प्लस लक्ष्यार्थ दोनों रहते हैं। और लक्षण लक्षणा में क्या रहता है? केवल लक्ष्यार्थ रहता है। अब यहां बात आ रही थी प्रश्न की कि लक्षण लक्षणा में क्या रहता है? केवल लक्ष्यार्थ रहता है या मुख्यार्थ प्लस लक्ष्यार्थ रहता है। तो हाथ पैर बचाकर काम करो में क्या है? मुख्यार्थ प्लस लक्ष्यार्थ है। क्या है? मुख्यार्थ प्लस लक्ष्यार्थ है। कैसे है? मुख्यार्थ क्या है? मुख्यार्थ तो इसका यह है कि हाथ पैर बचाकर काम करो। वास्तव में हमने हाथ पैर बचाकर ही भी काम करना है, लेकिन लक्ष्यार्थ इसका क्या बनेगा? लक्ष्यार्थ इसका बनेगा कि संभल कर काम कीजिए। लक्ष्यार्थ क्या बनेगा? लक्ष्यार्थ यह बनेगा कि संभल कर काम कीजिए। तो इसमें दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब लक्ष्यार्थ का मतलब यह नहीं है कि हाथ पैर अंदर दे दो, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। हाथ पैर भी बचाने हैं और उसका लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ आ जाएगा। और लक्ष्यार्थ की जब बात करेंगे तो क्या रहेगा? लक्ष्यार्थ की जब बात करेंगे तो रहेगा कि संभल कर काम कीजिए। राजस्थान जाग उठा। राजस्थान जाग उठा वाक्य में शब्द शक्ति है प्रयोजनवती लक्षणा, गौणी लक्षणा, उपादान लक्षणा या लक्षण लक्षणा। राजस्थान जाग उठा में कौन सी शब्द शक्ति है? राजस्थान जाग उठा में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें कौन सी है? लक्षण लक्षणा। इसमें कौन सी है? लक्षण लक्षणा है। क्यों है? क्योंकि लक्षण लक्षणा में क्या रहता है? केवल लक्ष्यार्थ रहता है। लक्षण लक्षणा में क्या रहता है? केवल लक्ष्यार्थ रहता है। यह मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। प्रयोजनवती में क्या रहता है कि कोई प्रयोजन रहता है, कोई उद्देश्य रहता है, कोई
प्रयोजन रहता है, जो बात कही जाती है उसके पीछे कोई प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है, कोई कारण रहता है। गौणी लक्षणा में क्या होता है, गौणी में होता है सादृश्य संबंध होता है, जो चीज सामने दिखाई दे रही है सादृश्य संबंध रहता है। उपादान में क्या रहता है, उपादान में केवल मुख्यार्थ प्लस लक्ष्यार्थ रहता है। उपादान में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों रहते हैं। लाल पगड़ी आ रही है और हाथ पैर बचाकर काम करो, ये सारे लक्षण। लक्षणा में क्या रहता है, केवल लक्ष्यार्थ रहता है। तो उत्तर क्या है, लक्ष्यार्थ। तो यहाँ क्या है, केवल लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ कैसे है कि राजस्थान जाग उठा, तो यहाँ राजस्थान तो नहीं जागेगा, राजस्थान तो एक भौगोलिक क्षेत्र है, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। सिर्फ लक्ष्यार्थ मतलब मुख्यार्थ यहाँ कोई ग्रहण नहीं कर सकते। मुख्यार्थ यहाँ रहेगा कि राजस्थान जागेगा, वास्तव में राजस्थान भी जागेगा, अर्थात हमारा भौगोलिक प्रदेश है वो भी जागेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, वो तो नहीं जागेगा, न वो सोता है न वो जागता है, क्योंकि वो निर्जीव है। तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि राजस्थान के लोग जाग उठे या राजस्थान के जो लोग हैं, निवासी हैं, वो जागरूक हो गए। तो केवल लक्ष्यार्थ यहां ग्रहण किया जा सकता है, यहां मुख्यार्थ जो है वो ग्रहण नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए यहां कौन सी है, लक्षण। लक्षणा शब्द शक्ति है, केवल लक्ष्यार्थ ग्रहण किया है इसलिए। लक्षणा शब्द शक्ति के 6 भेद किसने माने हैं, लक्षणा शब्द शक्ति के 6 भेद किसने माने हैं, आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य कुंतक ने, आचार्य शुक्ल ने, आचार्य मम्मट ने। लक्षणा शब्द शक्ति के 6 भेद किसने माने हैं, लक्षणा शब्द शक्ति के 6 भेद किसने माने हैं, तो हम बात करेंगे आचार्य मम्मट ने। आचार्य मम्मट ने लक्षणा शब्द शक्ति के 6 भेद माने हैं। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं। शब्द शक्ति के लिए आचार्य विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है, शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। और मम्मट ने इसके लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है, व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। आचार्य विश्वनाथ ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है और आचार्य मम्मट ने इसके लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। पत्ता भी नहीं हिल रहा, पत्ता भी नहीं हिल रहा वाक्य में शब्द शक्ति है। भाव व्यंजना, वस्तु व्यंजना, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना कौन सा है। तो जब व्यंजना की बात करते हैं तो व्यंजना को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। कौन कौन से, व्यंजना की जब हम बात करते हैं तो व्यंजना शब्द शक्ति के हमने 2 भेद किए हैं। कौन कौन से भेद किए हैं, पहला आता है हमारे पास शाब्दी व्यंजना और दूसरा आता है हमारे पास आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना जहां शब्द के कारण हम शब्द में निहित अर्थ को ज्ञात करते हैं, शब्द ही महत्वपूर्ण रहता है। शब्द को अगर उसकी जगह उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो हम उस अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाएंगे जो वह अर्थ ग्रहण करना चाहिए हमें, या जो वाक्य या शब्द हमें बताना चाह रहा है। ठीक है, और आर्थी व्यंजना में क्या होता है कि उस शब्द की जगह अगर उसका पर्यायवाची भी रख दिया जाए तो भी हमें वही अर्थ ज्ञात होगा। क्यों, क्योंकि इसमें शब्द महत्वपूर्ण नहीं रहते, उनका अर्थ जो है, जो व्यंग्य है वो महत्वपूर्ण रहता है। शाब्दी व्यंजना की बात करते हैं तो इसके भी हमने 2 भेद किए हैं। एक है अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और दूसरी आती है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, ये इनके भेद है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और भेद किए गए हैं, कुछ विद्वानों द्वारा और भेद किए गए हैं। वो कौन से हैं, एक है वस्तु व्यंजना, दूसरा है भाव व्यंजना और तीसरा भेद जो है वो है अलंकार व्यंजना। ये 3 भेद और भी किए गए हैं अलग से इनके। ये संपूर्ण शब्द शक्ति जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसके मुख्य रूप से तो ये 3 भेद किए गए हैं, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के 2 भेद है, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। लेकिन इसके अलावा 3 भेद और किए गए हैं। वस्तु व्यंजना में क्या रहता है कि जो अर्थ ज्ञात होता है उसमें वस्तु वगैरह रहती है और वस्तु के माध्यम से व्यंग्यार्थ ज्ञात किया जाता है, मतलब तीसरा अर्थ ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल रहा है, पत्ता भी नहीं हिल रहा है तो क्या है, क्या पत्ता भी नहीं हिल रहा है। अब पत्ता भी नहीं हिल रहा है तो पत्ता, क्या हम वास्तव में यह कहना चाह रहे हैं कि पत्ता भी नहीं हिल रहा है। अगर हम यह कहना चाह रहे हैं कि पत्ता भी नहीं हिल रहा है तो कौन सी रहेगी, अभिधा व्यंजना। लेकिन हम इसके माध्यम से ये नहीं कहना चाह रहे। अब मुख्य अर्थ तो नहीं है यहाँ, इससे संबंधित जो अर्थ है क्या वो आ रहा है,
इससे संबंधित कोई अर्थ नहीं आ रहा, कि पत्ते से संबंधित कोई अर्थ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पत्ता भी नहीं हिल रहा। इसमें हम क्या कह रहे थे कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही। अब ये तो बिल्कुल तीसरा अर्थ हो गया, पत्ता भी नहीं हिल रहा और उधर हम कह रहे हैं कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। तो कहने से तात्पर्य तीसरा अर्थ होगा। तीसरा अर्थ होते ये कौन सी होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। कौन सी होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। व्यंजना शब्द शक्ति होगी तो व्यंजना शब्द शक्ति में किसके माध्यम से? पत्ते के माध्यम से। पत्ता क्या है? वस्तु। इस प्रकार किसी वस्तु के माध्यम से अगर व्यंग्य हो भी, उस व्यंग्य को व्यक्त करने के लिए हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो वहां वस्तु व्यंजना कहलाती है। उत्तर हमारा होगा वस्तु व्यंजना। वैसे आप उदाहरण का भी थोड़ा ध्यान रख लेना। लक्षणा शब्द शक्ति के किस भेद का कोई भेद नहीं होता? लक्षणा शब्द शक्ति के किस भेद का कोई भेद नहीं होता? बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोजनवती लक्षणा, शुद्ध लक्षणा, रूढ़ लक्षणा या फिर गौणी लक्षणा। तो किस लक्षणा का कोई भेद नहीं होता? रूढ़ लक्षणा का। रूढ़ लक्षणा का कोई भेद नहीं होता। प्रयोजनवती के तो दो भेद होते हैं, गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा। शुद्ध लक्षणा के भी दो भेद होते हैं, कौन कौन से? उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। गौणी लक्षणा के भी दो भेद होते हैं, सारोपा और साध्यावसान। लिख देता हूं, कोई बात नहीं। प्रयोजनवती के दो भेद होते हैं, कौन से? गौणी और दूसरा शुद्ध। और शुद्ध के दो भेद होते हैं, उपादान और दूसरा लक्षण लक्षणा। रूढ़ा का कोई भेद नहीं होता। और बात करें गौणी के, गौणी के दो भेद होते हैं, सरोपा और साध्यवसान। सरोपा और साध्यवसान। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। उपयुक्त पद में शब्द शक्ति है ए शाब्दी व्यंजना, ब आर्थी व्यंजना, स वस्तु व्यंजना और द अलंकार व्यंजना। शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, वस्तु व्यंजना और अलंकार व्यंजना। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। उपयुक्त पद में शब्द शक्ति है शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, वस्तु व्यंजना। तो कौन सी है? शाब्दी व्यंजना है। कौन सी है? शाब्दी व्यंजना। और वो भी कौन सी है? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। कौन सी है? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है। कैसे है? क्योंकि इसमें जो दे रखा है, शाब्दी व्यंजना में क्या होता है? व्यंग्यार्थ निहित होता रहता है। शाब्दी व्यंजना में क्या रहता है? व्यंग्यार्थ नहीं रहता है, क्योंकि वो व्यंजना है। और किसके माध्यम से? शब्द के माध्यम से। शब्द की जगह अगर उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो व्यंग्यार्थ निहित नहीं हो पाता। ये व्यंग्यार्थ हमें ज्ञात नहीं हो पाता। इसमें क्या है? वर्ष भानुजा में और हलदर में, इन दोनों में व्यंग्यार्थ है। वर्ष भानुजा के दो अर्थ निकलते हैं कि वर्ष भानु अलग अलग करते हैं, तो वर्ष भानु जा अर्थात वर्ष भानु की पुत्री राधा, एक अर्थ तो यह निकलता है। दूसरा है हलदर। हलदर के दो अर्थ निकलते हैं, वर्ष भानु वर्ष भानु जा अर्थात राधा। और दूसरा आता है वर्षभ अनुजा, और वर्षभ की छोटी बहन गाय। वृषभ अनुजा अर्थात बैल की छोटी बहन गाय। वृषभ का अर्थ होता है बैल और अनुजा का अर्थ होता है छोटी बहन। ठीक है। फिर आता है हलदर। हलदर के भी दो अर्थ निकलते हैं, पहला है बैल और दूसरा है बलराम। अर्थात इन शब्दों की जगह इनके पर्यायवाची रख दिए जाए तो वो अर्थ नहीं निकल पाएगा। क्या कह रहे हैं? चिरजीवो जोरी जुरे, कि दोनों चिरजीवो लंबे समय तक लंबी आयु जिए, क्यों न स्नेह गंभीर, और दोनों में स्नेह गंभीर क्यों न हो, क्योंकि एक तो वर्ष भानुजा है और दूसरा हलदर के वीर है। अर्थात एक तो क्या है? गाय है और दूसरा बैल है। तो अब गाय बैल की बजाय यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि एक तो वर्ष भानुजा अर्थात वर्ष भानु की पुत्री राधा है और दूसरे हलदर के वीर अर्थात बलराम के वीर श्री कृष्ण है। अर्थात उन दोनों में स्नेह है क्यों न हो। तो यहाँ किसके माध्यम से व्यंग्य निहित किया गया है? शब्दों के माध्यम से। इसलिए यहां कौन सा होगा? शाब्दी व्यंजना। वैसे उदाहरण भी आप याद रख लेना। श्लेष अलंकार के जो उदाहरण रहते हैं वो किस में रहते हैं?
व्यंजना शब्द शक्ति में रहते हैं, और यमक अलंकार के उदाहरण जो रहते हैं वो अभिधा शब्द शक्ति में रहते हैं। शब्द शक्ति उसके वाचक शब्द में उसके अर्थ का असंगत समूह है। शब्द शक्ति पहले क्या लिखी गई है? शब्द शक्ति लिखी गई है, फिर उसका क्या है? फिर उसका है वाचक शब्द, और फिर उसका अर्थ। ठीक है, तो इसमें असंगत समूह है। तो अभिधा शब्द शक्ति का जो शब्द होता है उसे वाचक कहते हैं, उससे जो अर्थ निकलता है वाचार्थ और या मुख्यार्थ कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। अभिधा शब्द शक्ति में जिस शब्द के माध्यम से हम अर्थ ज्ञात करते हैं उस शब्द को हम वाचक शब्द कहते हैं, और उससे निकलने वाले अर्थ को हम वाचार्थ कहते हैं या मुख्यार्थ कहते हैं या अभिधार्थ कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है? जो शब्द होता है वो लक्ष्य कहलाता है, और उससे निकलने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। ये भी सही है। व्यंजना में क्या रहता है? व्यंजक रहता है शब्द को, और उससे निकलने वाले अर्थ को हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। और फिर ये व्यंजना वाचक और वाचार्थ, तो ये गलत है। वाचक और वाचार्थ किस में होते हैं? अभिधा शब्द शक्ति में रहते हैं। तो उत्तर हमारा द है। वाचक और वाचार्थ अर्थात वाचार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति कहलाती है। याद रख लेना, वाचार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति कहलाती है कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति। वाचक शब्द का प्रयोग किस शब्द शक्ति में होता है? वाचक शब्द का प्रयोग किस शब्द शक्ति में होता है? तो किस शब्द शक्ति में होता है? अभिधा शब्द शक्ति में। साधारण या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कहलाती है। साधारण या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कहलाती है अभिधा लक्षणा व्यंजना। अभिधा लक्षणा या व्यंजना। अभिधा लक्षणा या फिर व्यंजना। साधारण या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कहलाती है साधारण का अभिधा शब्द शक्ति। साधारण या मुख्यार्थ का, ये परिभाषा याद करवाने के लिए जो नए विद्यार्थी उनके लिए वो रख सकते हैं कि साधारण या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। मुख्यार्थ या वाचार्थ को छोड़कर, ठीक है, मुख्यार्थ या वाचार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कहलाती है अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो कौन सी कहलाती है? लक्षणा शब्द शक्ति। क्या है? मुख्यार्थ या वाचार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली, ठीक है, शब्द शक्ति क्या कहलाती है? लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति के दो प्रमुख भेद हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के दो प्रमुख भेद हैं। तो देखो, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, ये भी लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। गौणी लक्षणा, शुद्ध लक्षणा, ये भी लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। सरोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा, ये भी लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, ये भी शब्द शक्ति के भेद हैं। लेकिन यहाँ किसकी बात कही गई है? प्रमुख भेद। क्या बताया गया है? प्रमुख भेद। तो प्रमुख भेद की बात करते हैं तो प्रमुख भेद दो ही आते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अन्य जो सभी भेद हैं वो उपभेद हैं। अन्य सभी जो भेद हैं वो उपभेद हैं। प्रमुख भेद की बात करते हैं तो ये दो रहेंगे, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। प्रश्न संख्या 13, रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कहलाती है। किसके कारण? रूढ़ि के कारण। किसके कारण? रूढ़ि के कारण। रूढ़ि के कारण करवाने वाली, मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली। ये इन प्रश्नों को भी याद कर लेना। ये प्रश्न जो है वो क्या रहेंगे? तथ्यात्मक जानकारी के रूप में रहेंगे। जब तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने कुछ प्रश्नों का उदाहरण पहले दिया है जो विस्तार से व्याख्या की थी उसमें, तो उसके इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कहलाती है रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, गौणी लक्षणा और लक्षण लक्षणा। रूढ़ि के कारण, रूढ़ि के कारण अगर ज्ञात करवाएगी तो कौन सी रहेगी? रूढ़ा लक्षणा। प्रश्न संख्या 14,
भरी भरी यमुना उमड़ पड़ती है इन नैनन तीर, उपयुक्त पंक्ति में शब्द शक्ति है। भरी भरी यमुना उमड़ पड़ती है, भरी भरी यमुना उमड़ पड़ती है, उपयुक्त इन नैनन तीर, उपयुक्त पंक्ति में शब्द शक्ति है। भरी भरी यमुना उमड़ती इन नैनन तीर। अब देखो, भरी भरी यमुना, यमुना नदी उमड़ती इन नैनन तीर, भी कहने के तात्पर्य यह है कि क्या यमुना नदी इन आंखों में उमड़ सकती है? नहीं उमड़ सकती। तो इसका साधारण अर्थ तो नहीं है, उससे संबंधित अर्थ भी यहाँ नहीं है। तीसरा अर्थ है, तो ये तो तय है कि यहाँ कौन सी व्यंजना है, सॉरी कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है, ये तय है, क्योंकि साधारण अर्थ तो नहीं है। बड़ी बड़ी यमुना उमड़ती इन नैनन तीर, इन नैनों के किनारों से यमुना जो है वो उमड़ती है, तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, उससे संबंधित भी नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, बहुत अधिक दुख की बात हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि मेरे आंखों से बार बार आंसू गिर रहे हैं। मतलब एक नदी बह रही है, पानी लगातार बह रहा है, उमड़ रहा है, तो तीसरा अर्थ निकलता है। तो ये तो तय है कि यहाँ कौन सी है, क्या चीज है, यहाँ व्यंजना है। अब देखते हैं कौन सी व्यंजना है, वस्तु व्यंजना, भाव व्यंजना, अलंकार व्यंजना है, कोई नहीं। तो वस्तु व्यंजना, क्या कोई वस्तु आई है? नहीं आई, यहां कोई वस्तु नहीं आई है, तो क्या रहेगा? भाव व्यंजना। उत्तर क्या रहेगा हमारा? भाव व्यंजना। याद कर लेना अच्छे से। गंगा पर घर है, गंगा पर घर है वाक्य में शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, रूढ़ लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, कौन सी है? अब देखो, देखते हैं। गंगा पर घर है, क्या वास्तव में गंगा पर घर हो सकता है? अगर वास्तव में गंगा पर घर है तो कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति। तो गंगा पर घर हो सकता है? नहीं हो सकता। गंगा के किनारे घर सकता। अगर यहां लिखा होता कि गंगा के किनारे घर है तो कौन सी शब्द शक्ति होती? अभिधा शब्द शक्ति होती। लेकिन यहां क्या लिखा है? गंगा पर घर है, गंगा पर घर हो नहीं सकता, तो उससे संबंधित सामीप्य संबंध आ रहा है। यहां कौन सा आ रहा है? सामीप्य संबंध आएगा। कौन सा संबंध आएगा? सामीप्य संबंध। ठीक है ना। और सामीप्य संबंध किस में आता है? लक्षणा शब्द शक्ति में आता है। किस में आता है? लक्षणा में। और लक्षणा के किस भेद में आता है? लक्षणा के किस भेद में आता है? उपादान। उपादान के अंदर, हाँ, उपादान में। किस में आता है? उपादान में। ठीक है, क्या रहता है? उपादान में, क्योंकि यहां मुख्यार्थ भी साथ में रहता है। उपादान में क्या रहता है? मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों रहते हैं। मुख्यार्थ प्लस लक्ष्यार्थ दोनों रहते हैं। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ जो है वो दोनों रहते हैं। गंगा पर घर है वाक्य में शब्द शक्ति है, तो लक्षणा में भी ये कौन सी है? प्रयोजनवती। और प्रयोजनवती में कौन सी है? शुद्धा। और शुद्धा में कौन सी है? चलो एक बार फिर से बता देता हूं। गंगा पर घर है, गंगा पर घर है मतलब समीप्य संबंध। समीप्य संबंध कहां आता है? तो ये कौन सी है? समीप्य संबंध। समीप्य संबंध किस में आता है? समीप्य का जो संबंध रहता है वो किस में आता है? लक्षणा शब्द शक्ति में। अब लक्षणा में भी किस में आता है? कौन सी लक्षणा में आता है? रूढ़ा में आता है या फिर गौणी में आता है? रूढ़ा में आता है या फिर प्रयोजनवती में आता है? तो किस में आता है? प्रयोजनवती में। किस में आता है? प्रयोजनवती में। प्रयोजनवती में आता है। तो प्रयोजनवती के दो भेद होते हैं, गौणी और शुद्धा। तो इसमें से किस में आता है? इसमें से आता है शुद्धा में। शुद्धा के भी दो भेद होते हैं, उपादान और लक्षणा। उपादान और लक्षणा। तो इसमें से किस पर आता है? उपादान में आता है, क्योंकि उपादान में मुख्यार्थ प्लस लक्ष्यार्थ दोनों सम्मिलित रहते हैं। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों रहते हैं, इसलिए उपादान में। तो किस में आएगा? किस में आया ये? प्रयोजनवती में। तो किस में रहा? प्रयोजनवती में। तो उत्तर रहेगा हमारा प्रयोजनवती लक्षणा। क्या रहेगा? प्रयोजनवती लक्षणा रहेगा। अभिधा शब्द शक्ति क्यों रहेगा? क्योंकि अगर गंगा पर वास्तव में घर हो सकता तो गंगा पर तो हो नहीं सकता, तो ये नहीं रहेगा। लक्षण क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहां पर क्या रहेगा? लक्षणा शब्द शक्ति। बिल्कुल लक्षणा शब्द शक्ति है, लेकिन उपभेद दे रखे हैं तो उपभेद माने जाएंगे। रूढ़ा नहीं है। और प्रयोजनवती, तो लक्षणा के अंदर प्रयोजनवती जो भेद है वो माना जाएगा। दो बंदूकों ने गांव लूटा, प्रयुक्त वाक्य में शब्द शक्ति है, गौणी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, शुद्ध लक्षणा या फिर रूढ़ लक्षणा। दो बंदूकों ने गांव लूटा, प्रयुक्त वाक्य में शब्द शक्ति है। दो बंदूकों ने गांव लूटा। दो बंदूकों ने गांव लूटा। दो बंदूकों ने गांव लूटा मतलब यहां क्या है? क्या वास्तव में बंदूकें गांव लूट सकती है? क्या वास्तव में बंदूकें गांव लूट सकती है?
नहीं लूट सकती। तो यहाँ अभिधा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन बंदूकों के बिना गांव लूटा जा सकता है? नहीं लूटा जा सकता। तो मतलब संबंध तो बंदूकों का जरूर है। कौन सा संबंध है? सामीप्य। सामीप्य कैसे है कि जिनके पास बंदूकें थी उन्होंने गांव लूटा है, जिनके पास बंदूकें थी या होती है उन्होंने गांव लूटा है। तो सामीप्य संबंध है। अब सामीप्य संबंध की बात करते हैं तो कौन सी शब्द शक्ति आ जाती है? लक्षणा आ जाती है। कौन सी शब्द शक्ति आ जाती है? लक्षणा। अब लक्षणा की बात करें तो यहां सभी लक्षणा दे रखी है। अब लक्षणा की बात करें तो कौन सी लक्षण आती है? संबंध देखो, सामीप्य संबंध है। कौन सा संबंध है? सामीप्य संबंध। तो लक्षणा की बात करें तो किस शब्द शक्ति में लक्षणा आती है? तो समीप्य संबंध रहता है। किस में रहता है? वो मैं पहले ही बता चुका हूं। किस में रहता है समीप्य संबंध? प्रयोजनवती में। प्रयोजनवती में रहता है। प्रयोजनवती में भी आगे किस में रहता है? प्रयोजनवती में भी आगे शुद्धा में रहता है। ठीक है। और शुद्धा की बात करें तो उपादान में रहता है। किस में रहता है? उपादान में रहता है। कि उपादान में दोनों बातें होती है कि बंदूकें और गांव, अर्थात इसका मुख्यार्थ क्या रहेगा? उपादान में क्या रहता है? इसमें क्या है? समीप्य संबंध है और उसके अलावा मुख्यार्थ प्लस लक्ष्यार्थ दोनों है। कैसे है? मुख्यार्थ तो यह है कि वास्तव में बंदूकों ने गांव लूटा, बिना बंदूकों के गांव लूटा नहीं जा सकता, बंदूकें थी तभी गांव लूटा गया, इसलिए मुख्यार्थ भी है। लक्ष्यार्थ क्या है? लक्ष्यार्थ यह है कि जिनके हाथ में बंदूकें थी, अर्थात डाकुओं ने गांव लूट लिया, अर्थात डाकुओं ने गांव लूट लिया, ये लक्ष्यार्थ है। तो ये क्या रहेगा? उपादान लक्षण रहेगा। यहां कौन सा रहेगा? उपादान लक्षण रहेगा, जिसमें मुख्यार्थ प्लस लक्ष्यार्थ दोनों रहते हैं। अब आता है प्रश्न संख्या, अच्छा यहां उत्तर रहेगा शुद्ध लक्षण। रूढ़ लक्षण नहीं हो सकता, रूढ़ लक्षण नहीं हो सकता। प्रयोजनवती हो सकता है, लेकिन प्रयोजनवती का आगे भेद दे रखा है। गौणी भी नहीं हो सकता। तो कौन सा रहेगा? शुद्ध लक्षण रहेगा यहां पर। श्लेष अलंकार का प्रयोग किस शब्द शक्ति में होता है? श्लेष अलंकार का प्रयोग अभिधा में, लक्षणा में, व्यंजना में। अभिधा में, लक्षणा में, व्यंजना में। तो किस में होता है? श्लेष अलंकार का प्रयोग व्यंजना में होता है। अभिधा में किस अलंकार का प्रयोग होता है? यमक अलंकार का प्रयोग होता है। अभिधा में यमक अलंकार का प्रयोग होता है और श्लेष अलंकार का प्रयोग व्यंजना शब्द शक्ति में होता है। समय सूचक शब्दों का प्रयोग किस शब्द शक्ति में होता है? अभिधा में, प्रयोजनवती लक्षणा में, रूढ़ लक्षणा में, व्यंजना में। समय सूचक शब्दों का प्रयोग किस शब्द शक्ति में होता है? तो व्यंजना शब्द शक्ति में होता है। व्यंजना में भी किस शब्द शक्ति में होता है? आर्थी व्यंजना में, न कि शाब्दी व्यंजना में। आर्थी व्यंजना में जो समय सूचक शब्द है उनका प्रयोग होता है। कैसे होता है ये उदाहरण मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे उदाहरण आ जाएंगे, इसलिए इनकी व्याख्या नहीं कर पा रहा हूं मैं। 4 बज गए हैं, 4 बज गए उपयुक्त वाक्य में शब्द शक्ति है। तो पहले ही बता चुका हूं, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, सारोपा, साध्यवसान। अब देखो पहले मैंने बता दिया, अगर मैंने केवल व्यंजना बताया तो इसलिए मैं प्रश्नों की व्याख्या नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रश्नों को जो कुछ भी शब्द शक्ति में है वो सबको मैंने प्रश्नों में डिवाइड कर दिया। प्रत्येक बात, प्रत्येक उदाहरण, सब कुछ इन प्रश्नों के माध्यम से आ जाएगा। अभी तो 19 प्रश्न हुए, 21 प्रश्न और बाकी है। 21 कहाँ, 42 प्रश्न। तो 21 और 2 43 प्रश्न अभी बाकी, 23 प्रश्न अभी बाकी और है। तो 4 बज गए हैं उपयुक्त वाक्य में शब्द शक्ति है, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। अब मैंने पहले बता दिया, अगर व्याख्या नहीं करता तो ये उत्तर आपको प्राप्त नहीं होता। आर्थी व्यंजना क्या है? 4 बज गए हैं उपयुक्त वाक्य में शब्द शक्ति है। आर्थी व्यंजना कैसे है? आर्थी व्यंजना कि जहां अर्थ के माध्यम से हमें व्यंग्यार्थ ज्ञात हो, वहां आर्थी व्यंजना होती है। अर्थ के माध्यम से कैसे? जैसे 4 बज गए हैं। अब 4 बज गए हैं का मतलब कोई किसी को क्यों कहेगा कि 4 बज गए हैं? मैं किसी को क्यों कहूंगा, या अकेला बैठा बैठा ऐसा क्यों कहूंगा कि 4 बज गए हैं? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अलग अलग समय निकलेगा, अगर मैं विद्यालय में हूं तो क्या हो गया कि मेरी छुट्टी का समय हो गया। मतलब कहने से तात्पर्य यह है कि मेरी छुट्टी का, विद्यार्थी भी अगर मैं 4 बज गए कहे, विद्यार्थी कहेगा तो भी यही रहेगा, शिक्षक कहेगा तो भी ये रहेगा, अन्य कोई और, हर व्यक्ति अलग अलग मान सकता है। जैसे संध्या हो गई है, संध्या हो गई है
तो जो किसान है वो ये सोचेगा कि घर जाने का समय हो गया, और जो घर में रहने वाले लोग हैं या मान लो महिला है जो गाय वगैरह को चारा वगैरह डालती है तो वो सोचेगी चारा डालने का समय हो गया। कोई पूजा पाठ करने वाला है तो वो सोचेगा पूजा पाठ करने का समय हो गया। कोई संध्या में अगर घूमने जाता है तो वह यह सोचेगा कि घूमने जाने का समय हो गया। कहने से तात्पर्य कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग अर्थ इसका निकाल सकता है। तो ऐसे समय सूचक शब्द जो होते हैं वो आर्थी व्यंजना के अंतर्गत आते हैं। जैसे संध्या हो गई है, उपयुक्त वाक्य में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है, तो इसमें भी आर्थी व्यंजना का प्रयोग हुआ है। किस व्यंजना का हुआ है? आर्थी व्यंजना का। चंद्रमा हंस रहा है, चंद्रमा हंस रहा है, उपयुक्त वाक्य में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? सारोपा का, साध्यवसाना का, उपादान का, लक्षण लक्षणा का। अब देखो इसमें क्या रहता है, सारोपा में क्या रहता है? उपमेय और उपमान दोनों रहते हैं, उपमेय और उपमान दोनों रहते हैं। साध्यवसाना में क्या रहता है? केवल उपमेय का प्रयोग होता है। उपादान में क्या होता है? मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों रहते हैं। और लक्षण लक्षणा में क्या रहता है? केवल लक्ष्यार्थ रहता है। लक्षण लक्षणा में क्या रहता है? केवल लक्ष्यार्थ रहता है। तो ऐसी स्थिति में देखो चंद्रमा हंस रहा है, चंद्रमा हंस रहा है, तो यहां चंद्रमा जो है वो क्या है? उपमान है। चंद्रमा जो है वो क्या है? उपमान है। तो चंद्रमा हंस रहा है, तो यहां उपमेय जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, केवल क्या दिखाई दे रहा है? उपमान दिखाई दे रहा है। तो केवल उपमान का प्रयोग साध्यवसाना में क्या रहता है? केवल उपमान रहता है। तो केवल उपमान दिखाई दे रहा है, तो उपमान इनमें से किस में दिखाई दे रहा है? उपमान दे रहा है साध्यवसाना में, तो उत्तर रहेगा हमारा साध्यवसाना। सारोपा में क्या होता है? उपमेय और उपमान दोनों होते हैं। अगर यहां होता कि, चलो उदाहरण नहीं बताएंगे क्योंकि आगे फिर प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। रूप का अतिशोक्ति अलंकार में किस शब्द शक्ति का प्रयोग होता है? रूप का अतिशोक्ति अलंकार याद रख लेना, रूप का अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग, रूप का अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किस शब्द शक्ति में होता है? साध्यवसाना में, शाब्दी व्यंजना में, आर्थी व्यंजना में, वस्तु व्यंजना में। साध्यवसाना में, शाब्दी व्यंजना में, आर्थी व्यंजना में या वस्तु व्यंजना में, किस में होता है? रूप का अतिशोक्ति का प्रयोग। रूप का अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किस में होता है? रूप का अतिशोक्ति में क्या होता है? रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार के अंतर्गत रूप का अतिशोक्ति अलंकार जो रहता है उसमें क्या रहता है कि आरोप रहता है, अतिशोक्ति रहती है रूपक की, अर्थात उसमें उपमेय का प्रयोग नहीं होता, केवल उपमान का प्रयोग होता है। किसका होता है? रूप का अतिशोक्ति में केवल उपमान का प्रयोग होता है। तो केवल उपमान का प्रयोग किस में होता है? केवल उपमान का प्रयोग साध्यवसाना में होता है। साध्यवसाना जो लक्षण शब्द शक्ति के उपभेद है उसमें केवल उपमान का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ साध्यवसाना अलंकार है। रूप का अतिशोक्ति की बात करें तो कनकलता पर चंद्रमा धरे धनुष दे बाण, कनकलता पर चंद्रमा धरे धनुष दे बाण, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा है हीरो से। ये इसके उदाहरण है किसके? रूप का अतिशोक्ति अलंकार के कह सकते हैं। उपमेय और उपमान का बोध किस शब्द शक्ति में होता है? उपमेय और उपमान दोनों का, किसका? उपमेय और उपमान दोनों का बोध जो है वो किस शब्द शक्ति में होता है? साध्यवसाना में। बार बार बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि याद हो सके। साध्यवसाना में क्या होता है? केवल उपमान होता है। सारोपा मतलब सब कुछ, सब कुछ मतलब उपमेय भी होता है और उपमान भी होता है, उपमेय भी होता है, उपमान भी होता है। उपादान में क्या रहता है? मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों रहते हैं। और लक्षण लक्षणा में केवल लक्ष्यार्थ रहता है, केवल लक्ष्यार्थ रहता है। तो यहां कौन सा होगा? उपमेय और उपमान दोनों का किस में होता है? सारोपा में। तो कौन सी शब्द शक्ति रहेगी? सारोपा शब्द शक्ति रहेगी। केवल उपमान का प्रयोग किस शब्द शक्ति में होता है? तो केवल उपमान का प्रयोग साध्यवसाना में होता है, केवल उपमान का प्रयोग। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का एक साथ बोध किस शब्द शक्ति में होता है? मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का बोध एक साथ किस शब्द शक्ति में होता है? उपादान लक्षणा में, लक्षण लक्षणा में, साध्यवसाना लक्षणा में या सारोपा लक्षणा में। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का एक साथ बोध किस शब्द शक्ति में होता है? मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का एक साथ बोध जो है वो किस शब्द शक्ति में होता है? उपादान लक्षणा में,
लक्षण लक्षणा में, साध्य वसाना लक्षणा में, सारूपा लक्षणा में। समय कम है, मैं एक बार जल्दी से सभी रिपीट कर देता हूँ। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का एक साथ बोध किस शब्द शक्ति में होता है? मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का बोध एक साथ किस शब्द शक्ति में होता है? तो किस शब्द शक्ति में होता है? ये उपादान लक्षणा में, लक्षण लक्षणा में, और या फिर साध्य वसाना में। तो किस में होता है? उपादान लक्षणा में। किस में होता है? उपादान लक्षणा में। किस शब्द शक्ति में केवल लक्ष्यार्थ का बोध होता है? तो लक्षण लक्षणा में। किस में होता है? लक्षण लक्षणा में। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद माने जाते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा का कोई भेद नहीं होता, लेकिन प्रयोजनवती लक्षणा के दो मुख्य प्रमुख भेद माने गए हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के दो प्रमुख भेद माने गए हैं। कौन से माने गए हैं? गौणी लक्षणा या सरूपा लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा या प्रयोजनवती लक्षणा। अब देखो इसमें रूढ़ा लक्षणा आ गया, तो रूढ़ा लक्षणा तो हो ही नहीं सकता। गौणी लक्षणा या शुद्ध लक्षणा, सरूपा लक्षणा या साध्य वसाना। तो कौन सा रहेगा? गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा। गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा। भट्ट नायक ने शब्द के भेद माने हैं। भट्ट नायक ने शब्द के भेद माने अभिधा, भावकता, भोजकता, उपयुक्त सभी। अभिधा, भावकता, भोजकता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। समय अभाव के कारण मुझे जल्दी पढ़ना पड़ रहा है। आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद किए हैं? आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद किए हैं? आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद किए हैं? तो कितने भेद किए हैं? 16 भेद किए हैं। कितने भेद किए हैं? 16 भेद किए हैं। आचार्य मम्मट ने लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद किए हैं? आचार्य मम्मट ने लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद किए हैं? 3, 6, 9, 18। 3, 6, 9, 18। तो कितने भेद किए हैं? 6। भयो अपत के कोप युक्त के बोरी यही काल, मालिनी आज कहे न क्यों या रसाल को हाल। उपयुक्त पद्यांश में एक शब्द शक्ति है। भयो अपत के कोप युक्त के बोरे यही काल, मालिनी आज कहे न क्यों या रसाल को हाल। उपयुक्त पद्यांश में शब्द शक्ति है। उपयुक्त पद्यांश में कौन सी शब्द शक्ति है? शाब्दी व्यंजना है, आर्थी व्यंजना है, लक्षण शब्द शक्ति है या सरूपा है? तो कौन सी है? शाब्दी व्यंजना है। कौन सी शब्द शक्ति है इसमें? कौन सी शब्द शक्ति है? शाब्दी व्यंजना। प्रीतम की यह रीति सखी, मोपे ही न जाए, जिजकत हूँ डिंग ही रहत पल न वियोग सुहाय। प्रीतम की यह रीति सखी, मोपे ही न जाए, जिजकत हूँ डिंग ही रहत पल न वियोग सुहाय। उपयुक्त पद्यांश में शब्द शक्ति है शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, शुद्ध लक्षणा, गौणी लक्षणा। तो आर्थी व्यंजना कौन सी है? आर्थी व्यंजना। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार आचार्य भूषण, आचार्य कुलपति मिश्र, आचार्य मतीराम, आचार्य देव। तो कौन है? आचार्य देव। शब्द शक्तियों का सर्वप्रथम व्यवस्थित विवेचन एवं निरूपण करने वाले आचार्य हैं। शब्द शक्तियों का सर्वप्रथम व्यवस्थित विवेचन एवं निरूपण करने वाले आचार्य कहलाते हैं आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य राजशेखर, आचार्य मम्मट। तो सर्वप्रथम निरूपण किसने किया था? आचार्य मम्मट ने। किसने किया था? आचार्य मम्मट ने। और शक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? व्यापार शब्द का प्रयोग किया था शब्द शक्ति के लिए। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार वक्त, बोधव्य, काकू, वाक्य, वाच्य आदि के वैशिष्ट्य के आधार पर आर्थी व्यंजना के कितने भेद माने जाते हैं? रामचंद्र तिवारी के अनुसार आर्थी व्यंजना के कितने भेद माने जाते हैं? रामचंद्र तिवारी के अनुसार आर्थी व्यंजना के 2, 6, 8, 10। रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार 2, 6, 8, 10। तो कितने भेद माने जाते हैं? 10 भेद माने जाते हैं। किसके? आर्थी व्यंजना के। किसके? आर्थी व्यंजना के। किसके अनुसार? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार। ठीक है। संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण आदि के आधार पर, क्या संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण आदि के आधार पर अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना के कितने भेद माने जाते हैं? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना के कितने भेद माने जाते हैं? तो 14 भेद माने जाते हैं। कितने? 14 भेद माने जाते हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की रूपरेखा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार पुस्तक है। क्या है? पाश्चात्य, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की रूपरेखा। प्रश्न संख्या 37। कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जगर वा पाए बोराए। कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जगर वा पाए बोराए। इस पद्य में कौन सा? ये जो है ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण हो गया, जो ये है ये त्रुटिपूर्ण है। तो आप सिर्फ बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है इसमें? अभिधा शब्द शक्ति है।
रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उपयुक्त पद्यांश में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? आर्थी व्यंजना का, शाब्दी व्यंजना का, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना का। आर्थी व्यंजना का, शाब्दी व्यंजना का, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का या लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना का। किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का। अभिधा में क्या रहता है? शब्द रहता है, शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्द इसमें कौन सा है? रेमन पानी राखिए। इस पानी के 3 अर्थ निकलते हैं, मोती के संबंध में चमक, मानस के संबंध में इज्जत और चून के संबंध में पानी। ठीक है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा। वे शब्द जो लंबे समय से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते आ रहे हैं तथा जिनका निर्माण किसी अन्य शब्द के मेल या सहयोग से नहीं हुआ है, कहलाते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और यौगिक शब्द कौन से होते हैं? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अभिधा शब्द शक्ति में इन तीनों शब्दों का अर्थ बताया जाता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वे शब्द जो लंबे समय से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते आ रहे हैं तथा जिनका निर्माण किसी अन्य शब्द के मेल या सहयोग से नहीं हुआ। जैसे पुराने समय से जिन शब्दों को देखते ही हमें उनका चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। जैसे ही मैं गाय लिखूंगा, आपके सामने गाय का चित्र। जैसे ही मैं महल लिखूंगा, आपके सामने महल का चित्र। जैसे ही मैं पहाड़ लिखूंगा, आपके सामने पहाड़ का चित्र उपस्थित। जैसे ही मैं पानी लिखूंगा, आपके सामने पानी का। जैसे ही मैं मनुष्य लिखूंगा, आपके सामने मनुष्य का चित्र। तो मतलब कहने से तात्पर्य पहले से जिनके नाम तय हो चुके हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। लेकिन जहां हमने 2 शब्दों को मिलाकर कोई शब्द बना लिए हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। लेकिन ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, जिनका निर्माण हमने खुद किया है लेकिन वो फिर भी किसी एक के लिए रूढ़ हो गए हैं, तो जैसे लंबोदर है। लंबोदर में 2 शब्द है, लंबा उदर अर्थात लंबोदर। ठीक है, इसी तरह से लंबोदर शब्द जैसे लंबा उदर है, जिसका सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन ये किसके लिए रूढ़ हो गया? गणेश के लिए रूढ़ हो गया है। प्रश्न संख्या 41, मुख्यार्थ बाधे तू तरयोगे रूढ़ियार्थे प्रयोजनात् अन्योर्थे लक्ष्योते सा लक्षणयोर प्रयुक्ता क्रिया। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आप लोगों ने, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा अभी। ये लक्षणा शब्द शक्ति की प्रयुक्त परिभाषा किसने दी है? लक्षणा शब्द शक्ति की बहुत महत्वपूर्ण, आप याद रख लेना। मुख्यार्थ बाधे तू तरयोते प्रयोजनात् और क्रिया, ये 2 शब्दों का प्रयोग जहां होगा अंत में याद रख लेना। और इधर से अन्यार्थ, ये 1-2 शब्द याद करके किसके हैं? आचार्य मम्मट का, आचार्य वामन, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य दंडित किसका है? आचार्य मम्मट का। आचार्य मम्मट की ये परिभाषा है किसकी? लक्षणा शब्द शक्ति की। फिर आती है मुख्यार्थ बाधे तू तद्योगेन प्रतीयते रूढ़े प्रयोजना दवास्यो लक्षणा शक्ति प्रता। देखो किसकी परिभाषा है ये? लक्षणा शब्द शक्ति की। किसने दी है? आचार्य मम्मट ने, आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य भर्तमुनि ने, आचार्य दंडी ने। किसने दी है? आचार्य विश्वनाथ ने। इसमें क्या है? शक्तिर्पता प्रतीयते, ये याद रखना है। उसमें क्या था? मम्मट वाली में यहाँ क्या था? क्रिया दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? क्रिया दिया हुआ था। और प्रयोजनात् दिया हुआ था। और यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ क्या था? प्रयोजनात्। ठीक है, और शक्ति